बच्चों, मैंने आपको व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, जिसमें मैंने भाषा, वर्ण और शब्द के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। अब शब्द निर्माण में आपको मैं उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊँगी। उपसर्ग और प्रत्यय समझाने के पूर्व मैं आपको बता दूं कि कक्षा 7 के बच्चों के लिए उपसर्ग और प्रत्यय में जो प्रश्न आते हैं वे या तो उपसर्ग देकर उनसे शब्द बनाने को आते हैं अथवा दिए गए शब्द में से उपसर्ग अलग करने को आता है। तो मैंने आपको प्रश्न इसलिए पहले समझाया ताकि आप जानते रहें कि उपसर्ग के प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं। अब मैं आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगी, तो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए मैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ साथ पढ़ाऊंगी, तो आप उन पर ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। मैं उन्हें पढ़कर आपको सुनाती हूँ। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे पदों पर ध्यान दीजिए। इस संसार में धर्म अधर्म दोनों ही फल फूल रहे हैं। मनुष्य को निडर होना चाहिए। तीसरा है, अज्ञान के अंधकार को मिटाना मनुष्य का कर्तव्य है। चौथा है, वे सब परिवार हमारे घर आए। इन चारों वाक्यों में कुछ शब्द लाल रंग से लिखे गए हैं, जिनको मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि इन शब्दों में क्या खासियत है। क्यों ये मैंने कहा कि ये रंगीन करके लिखे गए हैं, ताकि आप इसकी विशेषता को समझ सकें। तो कुछ भी पढ़ाने के पहले मैं आपको सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा समझा देती हूँ कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्दांश कहा है, न कि शब्द। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व लग कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे परिभाषा को बोल रही हूँ। अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा उसे बहुत अच्छे से सुनकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं परिभाषा को दोबारा दोहराती हूँ कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व मतलब पहले पूर्व लग कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि शब्द कौन से हैं। देखिए, यहाँ अधर्म, निडर, अज्ञान, सपरिवार, इसका जो मूल शब्द है, अगर उसे अलग करके आपको मैं दिखाऊं तो अ उपसर्ग है और धर्म उसका मूल शब्द है। तो ये शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। सब में देखिए, निडर में नी, अज्ञान में अ, सपरिवार में स। तो इस तरीके से जो उपसर्ग का मतलब है वही यहाँ समझाने के लिए शब्दों को रंगीन करके अलग करके दिखाया गया है। तो उपर्युक्त सभी शब्दांशों से जुड़कर यहाँ पर शब्द बने हैं। मूल शब्द है धर्म, धर्म के पहले अ लगा तो अधर्म बन गया। डर के पहले नी लगा, निडर बन गया।
डर का मतलब डरना, निडर मतलब जो न डरे। तो देखिए अर्थ बदल जा रहा है। ज्ञान का मतलब ज्ञानी होना, विषयों के जानकार। अज्ञान का मतलब विषय की जानकारी न होना। परिवार एक आपके घर के सदस्यों का जो समूह होता है उसको कहते हैं। लेकिन कभी भी अगर आपको कहा जाता है सपरिवार, यानी परिवार सहित आपको जोड़ के कहा गया, इसलिए स शब्द जो है वो सहित का अर्थ दे रहा है। तो ये सारे पहले पूर्व लगने वाले जो शब्दांश हैं ये शब्द में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर रहे हैं। इस तरह से ये सारे जो हैं उपसर्ग हुए। आगे देखिए वही चीज़ समझाई गई है। अधर्म, अ प्लस धर्म यानी न धर्म। निडर, नी प्लस डर, बिना डर। अज्ञान, अ प्लस ज्ञान, न ज्ञान। सपरिवार, स प्लस परिवार, परिवार सहित। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण दिए हैं। अब आपको उपसर्ग की पहचान के लिए यहाँ कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। उपसर्ग मूल शब्द के आरंभ में ही प्रयुक्त होते हैं, यही इसकी विशेषता है। आप यही ध्यान रखेंगे कि उपसर्ग सदैव मूल शब्द के पहले प्रयोग होता है। अब देखिए नीचे जो 3 शब्द दिए हैं, पहला शब्द है पराजय, दूसरा है पराधीन और तीसरा है अनुचर, जिसमें परा उपसर्ग है। दोनों ही पराधीन में भी और पराजय में भी परा जो है उपसर्ग है। अनुचर में अनु जो है उपसर्ग है। तो चर का मतलब साथ चलने वाला, अनु का मतलब आप पीछे, जो आपके पीछे चलने वाला है उसको अनुचर कहते हैं। तो यहाँ पर परा और अनु जो है उपसर्ग होते हैं। दूसरी इसकी पहचान, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग का मतलब ही होता है कि वे उपसर्ग कहलाएंगे जो शब्दांश हैं और वे शब्दांश किसी शब्द के साथ ही प्रयोग होंगे। साथ का मतलब पहले ही, पीछे नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। उपसर्ग सदैव शब्द के पहले प्रयोग होगा, पूर्व, तभी वे, और इनका अलग से अपना कोई महत्व नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा है उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ समझाई थी, बताई थी, दोबारा बता रही हूँ। जैसे शब्द है बल, बल का मतलब ताकत, अब उसमें दुर उपसर्ग लग गया तो बन गया शब्द दुर्बल। गम के साथ दुर लगा दुर्गम, जन के साथ दुर लगा दुर्जन। यानी उपसर्ग तीनों ही शब्दों में एक हैं, मगर मूल शब्द पीछे वाले जो शब्द हैं अलग अलग होने के कारण उसके अर्थों में परिवर्तन होता है। तो ये हुआ उपसर्ग पहचानना। इसे हम मान सकते हैं कि इस तरह से हम उपसर्ग पहचानते हैं। अब देखिए परिभाषा यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर करके दिखा दी गई है, ताकि बच्चों को जब कभी लिखना हो तो उनके लिए परिभाषा ये अच्छी तरह उनको समझ में आ जाए। परिभाषा की जगह जो चीज़ें हैं उनको क्या लिखना है ये उन्हें समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये परिभाषा हो गई। ये आपका पूरा परिभाषा हो गई। जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है या कोई विशेषता उत्पन्न कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब उपसर्ग बहुत तरह के होते हैं, तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो भी उपसर्ग के हो सकते हैं।
जैसे जो शब्दांश संस्कृत भाषा से आकर किसी शब्द के साथ जुड़े हों उसे हम संस्कृत के उपसर्ग मानते हैं। जैसे अधि प्लस कार, अधिकार, आ प्लस गम, आगम। अब तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव मैंने शब्द पढ़ाते समय आपको समझाया था कि जो शब्द संस्कृत से आकर ज्यों का त्यों हिंदी में मिल जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो अपने बिगड़े रूप में हिंदी में मिलते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जो किसी अन्य भाषा से आके मिलते हैं उन्हें हम विदेशी कहते हैं। तो यहाँ पर तत्सम उपसर्ग, तत्सम, तद्भव उपसर्ग और विदेशी यानी आगत भाषा से जो शब्द होते हैं वे दिए गए हैं। एक एक उदाहरण दिए हैं, मैं उसे पढ़कर आपको सुना देती हूँ। तत्सम में अधि प्लस कार, आ प्लस गम। तद्भव में अ प्लस टल, अटल। क प्लस पूत, कपूत। विदेशी शब्दों में उर्दू भाषा में बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा बदमिजाज, बदतमीज, बददिमाग, खुश मिजाज, खुशहाल। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं। जो ये बद और खुश शब्द मैंने बोले ये उर्दू भाषा से हिंदी में जुड़े हैं, इसलिए इनको विदेशी या आगत उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पर उदाहरणों की एक लिस्ट आपके सामने है जिसमें उपसर्ग कौन से हैं, उसका क्या अर्थ है, उससे बनने वाले शब्द आप यहाँ पर मैंने ये लिस्ट दिखा दी है। इसमें से कोई 10 अपनी कॉपी में आप लिखिए। जैसे अ का मतलब अ उपसर्ग है, पहला जो है अ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नहीं। अब इससे बनने वाले शब्द अधर्म, अज्ञान, अन्याय, अहिंसा, अमर। अति, अति का मतलब होता है अधिक। अति से अति प्लस आचार, अत्याचार। अति प्लस अधिक, अत्याधिक। अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। अति प्लस अंत, अत्यंत। तो ये सारे जो अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त और अत्यंत शब्द लिखा है इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर आया अधि, अधि का अधिकार, अधिनियम, अधिकरण, अध्यक्ष। अधि प्लस अक्ष। फिर आया अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या समान। अनुचर, अन्वय, अनुसार, अनुच्छेद, अनुभव। तो आपको ये पूरी लिस्ट है आपके सामने, इसमें से आप कोई भी 10 अपनी कॉपी पे लिखिए। आपको इसी पर प्रश्न पूछा जाएगा, या तो परिभाषा पूछी जाती है या तो उपसर्ग दिया रहता है और लिखा जाता है इन उपसर्गों से 2 शब्द बनाइए। तो मान लीजिए आपको अनु उपसर्ग दिया गया है तो आप उसके साथ अनुसार, अनुभव, अप दिया गया है तो अपमान, अपयश, अपव्यय, इस तरह से आपको बनाने को मिल सकता है। तो ये पूरी लिस्ट को आप पढ़िए, पढ़ करके उसको अपनी कॉपी पर 10 कोई लिखिए। अब संस्कृत भाषा में आ गया कु, सु, सत। तो कु से कुकर्म, कुपुत्र, कुपात्र, कुरूप। सु से सुकर्म, सुपुत्र, सुपात्र, सुरूप। सत से सत्कर्म, सन्मार्ग, सज्जन, सदाचार। फिर इसी तरह तद्भव शब्द आ गए। अब तद्भव शब्दों से भी एक पूरी लिस्ट मैंने यहाँ आपको दिखा दी। इसमें कुछ दिए हैं अन, उ, क, नी, भर, उन, दु, चौ, पर, ती, अध। ये उपसर्ग दिए गए हैं, इनके अर्थ बगल में लिखे हैं और इनसे बनने वाले शब्द भी हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी पर लिखिए। इसके बाद आ जाता है आगत भाषा, जिसमें आपको मुख्य रूप से उर्दू भाषा के जो शब्द होते हैं वो आते हैं। जैसे कम, कम का मतलब होता है थोड़ा, तो बना है कमज़ोर, कम वक्त, कम सिन। खुश, खुश का मतलब अच्छा, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशखबरी। बा, बा का मतलब के साथ, बाअदब, बाकायदा, बामुशक्कत, बावजूद। फिर आ गया बे, बे मतलब बिना।
बेतकल्लुफ़, बेशक, बेइंतहा, बेनज़ीर, बेरहम, बेवफ़ा। फिर आ गया ला, ला मतलब बिना, ला इलाज, ला जवाब, लापरवाह, लापता, लावारिस। फिर आ गया शब्द गैर, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदाराना, गैर कानूनी। इसी तरीके से आगे भी कुछ शब्द हैं, उनको आप पढ़िए और अपनी कॉपी पर लिखिए, तो आपको वो उपसर्ग और उससे बनने वाले जो शब्द हैं वो याद होंगे, लिखना आ जाएगा। और आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-3 शब्द ही लिखें, बहुत है। उसके बाद ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं जो मैं दोहराना चाहूँगी पुनरावृत्ति के तौर पर, तो आप ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग सदैव मूल शब्द के आरंभ में जुड़ने वाला शब्दांश है। दूसरा हो गया, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। तीसरा है, उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। फिर चौथा है, एक उपसर्ग के एक से अधिक अर्थ भी हो सकते हैं। अगला है, उपसर्गों की सहायता से विलोम शब्दों का निर्माण भी होता है, जैसे सत्य का असत्य, अ लग गया तो ये विलोम भी हो गया। कई बार एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी होता है, जैसे शब्द है प्रत्युपकार। अब प्रत्युपकार में प्रत्युपसर्ग है, साथ में उपसर्ग भी है, और कार जो उसका है मूल शब्द है। तो कभी कभी ऐसे शब्द भी होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग भी लगे होते हैं। फिर उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं ये उपसर्ग से संबंधित हैं, जिसको मैंने बताया। और साथ में आपको यहाँ पर कुछ अभ्यास के लिए चीज़ें दी गई हैं, आप इनको अपनी कॉपी पर करिए, इनसे बनने वाले शब्दों को आप करिए, और इसको, ये आपका गृह कार्य है। यह आपका होमवर्क है, तो इसको आप अपनी कॉपी पे करिए। अब बारी आ जाती है प्रत्यय की, तो मैं आपको उपसर्ग के बाद प्रत्यय अब समझा दूं। प्रत्यय, जिस तरह उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, ठीक उसी तरह प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर, बाद में, अंत में लगकर उसके शब्द के स्वरूप और उसके भाव को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे शब्द है थक में आवट, थकावट, भूल में अक्कड़ प्रत्यय लगा तो भुलक्कड़, खेल में औना प्रत्यय लगा तो खिलौना, समाज में इक प्रत्यय लगा तो शब्द बना सामाजिक, लड़का में पन प्रत्यय लगा तो शब्द बना लड़कपन। यानी यहाँ पर आवट, अक्कड़, औना, इक, पन आदि जो है वे प्रत्यय हैं। तो परिभाषा देखिए बिल्कुल सही साबित होती है कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसके शब्द के भाव को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी परिभाषा, जो आगे आकर के यहाँ पर ब्लॉक में लिखी हुई है। ये आपकी परिभाषा हो गई, परिभाषा ये। तो इसको आप परिभाषा के तौर पर अपनी कॉपी पे लिखिए, और फिर उसके बाद आप इसको लिखने के बाद आ जाइए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे को कहते हैं तद्धित प्रत्यय। यानी प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे को कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कृत प्रत्यय क्या है। जो प्रत्यय क्रिया की धातु में लगकर
संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय को कृदंत भी कहते हैं, कृदंत प्रत्यय भी। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको कृत की जगह हो सकता है कृदंत मिल जाए तो वो भी इसका सही है। यानी कृत प्रत्यय जितने भी हैं वे क्रिया की धातु में लगकर, यानी क्रिया की धातु में लगकर उसके संज्ञा या विशेषण शब्दों में का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिया को करने वाला या कर्ता बोधक होता है कृत प्रत्यय, इसमें क्रिया के कर्ता का बोध होता है। संस्कृत स्रोत वाले प्रत्यय में आ गए, पाठक में देखिए क लगा है प्रत्यय के रूप में, गायक में ग, नायक में क, नेता में नेत्र शब्द से बना हुआ है। तो इस तरीके से विक्रेता, त्यागी, त्याग शब्द से ई लगा तो त्यागी हो गया, उपकार शब्द में ई प्रत्यय लगा तो उपकारी हो गया, भिक्षु में क प्रत्यय लगा तो भिक्षुक हो गया। तो इस तरीके से इसमें प्रत्यय लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें आगे प्रत्यय दिया है और साथ में धातु दी है और उससे बनने के बाद ये शब्द क्या तैयार होते हैं वो रूप दिया है। तो हार प्रत्यय खेल शब्द के साथ लगा है, तो खेल के साथ खेलनहार, दे के साथ देनहार, हो के साथ होनहार हो सकता है। फिर शब्द है वैया, तो इसको ग के साथ लगाइए गवैया हो जाएगा, खे के साथ लगाएंगे खेवैया हो जाएगा। फिर प्रत्यय है आपका अक्कड़, भूल के साथ लगाइए भुलक्कड़, पी के साथ पियक्कड़, घूम के साथ घुमक्कड़। फिर ऊ है ऊ प्रत्यय, रट के साथ लगिए रट्टू, खा के साथ खाऊ, उड़ के साथ उड़ाऊ। फिर देखिए दार प्रत्यय है, तो देनदार लेनदार। फिर आकू प्रत्यय है, पढ़ में लड़ में पढ़ाकू लड़ाकू। आक प्रत्यय है तो तैर में लगा तो बना तैराक। आलू प्रत्यय झगड़ा के साथ लगा तो बन गया झगड़ालू। ईयल प्रत्यय सड़ और अड़ के साथ लगा तो बना सड़ियल अड़ियल। तो इस तरीके से ये प्रत्यय जब क्रिया के साथ लगते हैं तो कहीं ना कहीं यह संज्ञा या विशेषण का रूप लेकर के परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्रिया के साथ ये प्रत्यय लगकर संज्ञा और विशेषण के रूप में परिवर्तित हो गए। अब क्रिया का कर्म देखिए, कर्मवाचक शब्दों की रचना वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्मवाचक शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय, जैसे देखिए नी आपका प्रत्यय है और चाट सूंघ ओढ़ शब्द में नी प्रत्यय लगाइए तो क्या बन जाएगा, चाट के बाद चटनी बन जाएगा, सूंघ के बाद सूंघनी बन जाएगा, ओढ़ के बाद ओढ़नी। तो इस तरीके से ये जो कर्मवाचक कृत प्रत्यय बनने लगेंगे। इसी तरह क्रिया का परिणाम देखिए, क्रिया के परिणाम में ना प्रत्यय है तो क्रिया में लग जाएगा पढ़ना लिखना, आन में उड़ान लगान चढ़ान, आई में लड़ाई पढ़ाई चढ़ाई, आवट में लिखावट सजावट मिलावट, आवा में दिखावा छलावा बुलावा, आहट में घबराहट चिल्लाहट। तो इस तरह से शब्द बनते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। कृत प्रत्यय का मतलब क्रिया के साथ लगेगा, ये ध्यान रखना चाहिए कि क्रिया के साथ लगेगा प्रत्यय और बनेगा संज्ञा या विशेषण। तो यहाँ मैंने आपको कृत प्रत्यय बताया कि कृत प्रत्यय में कैसे धातु के साथ जब लगता है तो संज्ञा या विशेषण बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए अनीय प्रत्यय है, अब धातु है पठ पूज निंद और बन गया शब्द से विशेषण क्या बन गया, पूजनीय पठनीय निंदनीय। तो इस तरीके से आगे और दिया है। तो यहाँ पर ये कृत प्रत्यय जितने हैं
हमेशा धातु के साथ लगेंगे। धातु मतलब क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप। संस्कृत में आपने पठ धातु पढ़ा होगा, तो उस तरीके से आप ये जान लीजिए, धातु का मतलब होता है क्रिया का मूल रूप। अब पठ धातु में अनीय प्रत्यय लगा तो बन गया पठनीय, पूज में लगा पूजनीय, निंद में लगा निंदनीय। तो इस तरीके से ये कृत प्रत्यय क्रिया की धातु में लगकर कभी विशेषण और कभी संज्ञा बन जाते हैं। अब बारी आती है तद्धित प्रत्यय की। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लगकर उसमें नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को बनाते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं, जिससे उस शब्द का स्वरूप बदल जाता है और किसी अन्य स्वरूप में, किसी और निर्मित नए रूप में वो शब्द आपके सामने दिखाई देता है, तो उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। अब देखिए, हिंदी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तद्धित प्रत्यय आगे दिया है इया। अब डिब्बी आपकी संज्ञा है और इया जुड़ी तो बन गया क्या, डिबिया। खाट के साथ इया जुड़ा, खटिया। बेटी के साथ इया जुड़ा, बिटिया। लाठी के साथ इया जुड़ा, लठिया। इस तरीके से नवनिर्मित शब्द ये हैं। तो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में से आपको 10-10 प्रत्यय अपनी कॉपी पे लिखकर उससे बनने वाले 2-2 या 3-3 शब्द आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, तब आपको जाके याद होगा। पन में लड़का और बच्चा के साथ है, तो लड़का के साथ लड़कपन, बच्चा के साथ बचपन। फिर देखिए ता और त्वा प्रत्यय, मानव के साथ त्वा लगा तो क्या हो जाएगा, मनुष्य। मनुष्य के साथ त्वा मनुष्यत्व और मानव के साथ ता मानवता। एरा देखिए, सांप दिया है, सांप में एरा लगा क्या बन गया, सपेरा। चाचा में एरा लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, चचेरा। मामा में एरा लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, ममेरा। तो इस तरीके से ये नए शब्दों का निर्माण करते हैं। वान देखिए, गाड़ीवान, कोचवान, धनवान। कार देखिए, पत्रकार, चित्रकार, कलाकार। तो इस तरीके से ये सारे तद्धित प्रत्यय हैं जो किसी संज्ञा के साथ लगने के बाद उसको नए रूप में उस संज्ञा को प्रस्तुत करते हैं। अब विशेषण के साथ लग जाएंगे। ता तो लघु से लघुता, सुंदर से सुंदरता, अपना से अपनत्व। पन में आ गया तो कालापन, पा में मोटापा। इस तरीके से आहट है, कड़वाहट, चिल्लाहट। तो ये सारे प्रत्यय विशेषण के साथ लगे हुए हैं, तो आप इसको भी देखिए। फिर संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण बने कैसे, गुलाब संज्ञा है लेकिन ई तद्धित प्रत्यय लगा तो बन गया गुलाबी। तो गुलाब संज्ञा था, गुलाबी विशेषण हो गया। तो ये संज्ञा से विशेषण में भी परिवर्तित कर देता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा से विशेषण में परिवर्तित कर रहा है। ईला प्रत्यय है, रस संज्ञा है, जहर संज्ञा है, रंग संज्ञा है, लेकिन विशेषण बन रहा है रसीला, जहरीला, रंगीला। तो इस तरीके से एक तरफ आपको तद्धित प्रत्यय की पूरी लिस्ट दी गई है, बीच में आपको संज्ञा शब्द दिए गए हैं, और फिर इन तद्धित प्रत्ययों को जोड़ने के बाद जो विशेषण शब्द बन रहे हैं उनकी भी लिस्ट आपके सामने है। तो इनमें से भी आप जो हैं 5 अपनी कॉपी पर लिखिए। इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय को देखिए। कुशल में लगा तो बन गया कु, अकुशल। आ लगा तो पीछे लगेगा तो कुशल से भाववाचक संज्ञा कौशल हो जाती है। शिशु से शैशव, ईमा से गरिमा, महा से महिमा। तो इस तरीके से ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक तद्धित प्रत्यय जो होता है वो विशेषण और क्रिया के साथ लग के उसके नवनिर्मित शब्द आपको की एक पूरी लिस्ट मैंने परिचित कराई, एक पूरी लिस्ट मैंने दिखाई, जिसको देख करके आपको अपनी कॉपी पर लिखना होगा। और उसके बाद ध्यान
रखने योग्य कुछ बातें मैं पुनः दोहराती हूँ। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय शब्दों के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कभी कभी दो प्रत्यय एक साथ जुड़कर बन जाते हैं। सामाजिकता, मूल शब्द इसमें है समाज, इसमें एक भी लगा है और ता भी लगा है, तो शब्द बन गया सामाजिकता। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आकर आपका उपसर्ग और प्रत्यय पूर्ण हुआ। अब आपका काम है कि आप अपनी कॉपी पर उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा लिखें, प्रत्यय के भेद लिखें और कुछ उदाहरण देकर उन शब्दों को उदाहरण के रूप में अपनी कॉपी पर लिखें। यहीं पर आकर उपसर्ग और प्रत्यय आपका पूर्ण हुआ।